गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी बेसिक इंग्लिश रीडिंग करने के दौरान। बेसिक इंग्लिश का जो स्टडी हम कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि मैंने कल क्या पढ़ा था। देखिए आप, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको शॉर्ट में आप PI लिख सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। बच्चे का बहुत सी बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है, क्रिया की जाती है, वो इंडेफिनिट वाले सेंटेंस कहलाते हैं। और जिन सेंटेंस के द्वारा या जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती है, जहाँ पर सब्जेक्ट का केवल डिस्क्रिप्शन किया जाता है, जहाँ सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है, वहाँ पर हम सिंपल सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं। और सिंपल सेंटेंस का निर्माण हमने किससे किया था? बी क्रिया से। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेज है उनमें इज, एम, आर का प्रयोग अपन ने किया था। ठीक है ना। सेंटेंस हम आज बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन किया था अपन ने। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू और डज होती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? बेस फॉर्म का या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है ना। आज हम सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस के साथ साथ हम वर्ब के ऊपर भी फोकस करेंगे। देखिए आप, इस तरफ लिख रहा हूं मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें यूज आने वाले एडवर्ब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और साथ में वर्ब्स, वर्ब्स के अंदर मैं आपको फाइनिट और नॉन फाइनिट वर्ब की जानकारी भी साथ के साथ दूंगा। नॉन फाइनिट वर्ब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी जानकारी अपन ने कल ले ली थी। इसकी जितना भी इसका मतलब इसका वर्णन अपन ने कर लिया था। आज केवल हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। देखिए आप, एक साधारण सा वाक्य मैं आपके पास सामने लिखना चाहता हूं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं। साधारण वाक्य से अपन शुरुआत कर रहे हैं, बिकॉज ये जो अपना जो टॉपिक है बेसिक इंग्लिश, ये सभी क्लासेस के लिए यूज़फुल है। इसमें 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th स्टैंडर्ड और बाकी स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से भी काफ़ी बेस्ट है। तो मैं आपको एक साधारण वाक्य से शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए आप, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें क्रिकेट खेलता हूँ, इस वाक्य के अंदर ये जो हिंदी में वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। ठीक है। इसमें खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। ठीक है ना। क्रिकेट क्या हो गया इसके अंदर? ऑब्जेक्ट। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब हिंदी में हम उसको बोलते हैं कर्म। कर्म होता क्या है? देखो आप, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। जैसे सब्जेक्ट क्या कर रहा है? खेलने की क्रिया कर रहा है, तो क्या खेल रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है ना। तो क्रिकेट क्या कहलाएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। अब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं हम। देखिए आप, इसकी इंग्लिश बना रहे हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, और ये लगा दिया आप लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है ना। देखो आप, आई क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट हो गया। प्ले क्या हो गई यहाँ पर? वर्ब हो गई। और क्रिकेट क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। और टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद अगर कहीं पर भी बेस फॉर्म आता है या फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल होता है। ये भी आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद जिस वाक्य में अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। ठीक है ना। देखिए आप, इस टेंस की सही क्रिया कौन सी होती है? डू और डज होती है। बट डू और डज का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाता है। ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डू और डज का प्रयोग कहाँ से करते हैं? डू और डज का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस से। कहाँ से किया जाता है? नेगेटिव। जैसे सेंटेंस को मैं नेगेटिव बदल दूं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। ये जो वाक्य हम बना रहे हैं वो इंडेफिनिट के हैं, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना। अब देखिए आप,
इसका नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट हमने वही रखा है, सब्जेक्ट एज इट इज है, देखिए आप। लेकिन अब आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और आई को मानते हैं, आई वैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ये सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव। देखिए आप पहचान क्या दे रखी है, ताहे तिये और ते, जैसा कि मैंने आपको नोट करवाया था कल कि ताहे तिये ते किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है ना। एफर्मेटिव वाक्य में एस ई एस का नियम लगता है, ये भी मैंने कल आपको नोट करवाया था, एस या ई एस का नियम लगता है। एस ई एस का नियम कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको एस या ई एस बेस फॉर्म के साथ लगाना पड़ता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको एस ई एस नहीं लगाना होता है। और आई को वैसे आई सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, एक अपवाद है, और इसके साथ में ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब इसको प्लूरल माना जाता है, ठीक है ना। तो क्या बन गया, आई प्ले क्रिकेट। और जब इसका नेगेटिव आप बनाते हो तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। देखिए आप बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखो आप, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। शब्द से अर्थ स्पष्ट होता है कि प्रश्नवाचक का मतलब होता है प्रश्न बनाने वाला। क्या बनाने वाला, प्रश्न बनाने वाला, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न भी हम दो प्रकार से बनाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से, एक डब्ल्यूएच वर्ड से। दो प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके हम प्रश्न बनाते हैं, और एक डब्ल्यूएच वर्ड को बाहर लेके हम क्या बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है उसका उत्तर होता है यस एंड नो में, मतलब उसमें केवल ये पूछा जाता है कि आप इस काम को करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे डू लाइक प्ले, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, डू यू गो देयर, क्या तुम वहां पर जाते हो, डज ही प्ले, क्या वो खेलता है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल किस में दिया जाता है, यस एंड नो में दिया जाता है, ठीक है। और जो प्रश्न डब्ल्यूएच वर्ड से बनाए जाते हैं उनके उत्तर में कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव की बात कर रहे थे हम। अभी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले पुट करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, फिर सब्जेक्ट कौन सा हो गया, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, और लास्ट में कौन सा मार्क लग जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इस सेंटेंस को छोटे क्लासेस के अकॉर्डिंग बच्चों को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बदल करके भी बताया जाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो साथ में इंट्रोगेटिव होना चाहिए और उसके साथ में नेगेटिव भी होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेंगे, और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये चारों टाइप के सेंटेंस हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। और अगर आप डब्ल्यूएच वर्ड से वाक्य बनाना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, जैसे व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका डब्ल्यूएच वर्ड से प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं पहले एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर के उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो क्या बन जाएगा, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। और डब्ल्यूएच वर्ड के अंदर आपको व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट। ये इसका आंसर हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। तो क्रिकेट इसका उत्तर हो गया। व्हाट का मतलब होता है क्या, जो भी प्रश्न व्हाट से स्टार्ट होता है उसका मतलब आपको बताना है कि आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या खेलते हैं। इस वाले वाक्य में आपका उत्तर हो जाएगा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये बात की हमने किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर दो प्रकार के वाक्य बनते हैं, एक तो इंडेफिनिट वाले सेंटेंस बनते हैं और एक बनते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की चर्चा भी हम साथ के साथ करते हैं कि सिंपल सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं प्रेजेंट सिंपल के प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। देखिए दोस्तों, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें मेरे द्वारा एक क्रिया की जा रही है, कौन सी, खेलने की। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, ठीक है। तो ये तो कहलाएगा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। और सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया नहीं की जाती है। टेंस तो वही है, टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनमें सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया नहीं की जाती है, ठीक है ना। देखिए आप, अगर इसमें क्रिया नहीं होती तो क्या होगा, जैसे मैं
इस वाक्य को इस प्रकार से हम बदल सकते हैं, मैं एक खिलाड़ी हूं। Am I right? ऐसा हो सकता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं गेम खेलता हूं, मैं अगर गेम खेलता हूं तो मैं खिलाड़ी होऊंगा, डेफिनेटली एक खिलाड़ी होऊंगा मैं, है ना, ठीक है ना। तो मैं खिलाड़ी हूं। अब ये सेंटेंस बन गया आपका, ये कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। क्या कहलाएगा ये? सिंपल सेंटेंस। इसको सिंपल सेंटेंस क्यों कहेंगे? इसको सिंपल सेंटेंस इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जा रही है, मतलब कोई भी रेगुलर वर्ब इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है ना। क्यों? मैं हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, एक की बात करें तो एक को लिखते हैं ए क्या हो गया? आर्टिकल। खिलाड़ी का मतलब हो गया प्लेयर, प्लेयर क्या हो गई? नाउन। कौन सी नाउन? कॉमन नाउन, ठीक है ना। इसके बाद कोई क्रिया आ ही नहीं रही है। अगर कोई क्रिया नहीं आ रही है तो सेंटेंस किस में चला जाएगा? सिंपल सेंटेंस के अंदर। अगर इससे कंपेयर करते हैं इधर वाले सेंटेंस से, तो इसमें सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया हो रही कौन सी? प्ले, खेलने वाली क्रिया हो रही है, ठीक है ना। अब देखो आप इसकी इंग्लिश बनाते हैं। पहले इसका एफर्मेटिव वाक्य, इसके भी चारों टाइप से सेंटेंस बना सकते हो आप। एफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए आप, कल मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनमें बी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बी क्रिया कैसे लिखी जाती है, उसके फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। इरेगुलर वर्ब है बी क्रिया, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर। एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म जो होती है वो होती है बीइंग। क्या होती है? बीइंग होती है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया नहीं हो रही है तो आपको कौन सी क्रिया का इस्तेमाल करना है? बी क्रिया का। और बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? इज, एम, आर। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे आप? एम का। आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं, आई एम ए प्लेयर, ठीक है ना। इसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आई एम नॉट ए प्लेयर, मैं खिलाड़ी नहीं हूं, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लीजिए आप। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी इसके अंदर? एम आई ए प्लेयर, क्या मैं एक खिलाड़ी हूं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप दो प्रकार से दे सकते हो, यस एंड नो में। अगर आप यस में उत्तर देना चाहते हो, देख लीजिए आप उत्तर देने का तरीका बताता हूं मैं आपको। अगर आप उत्तर देना चाहते हो किसमें? यस में, तो क्या हो जाएगा? यस आई एम ए प्लेयर। और अगर आप इसका उत्तर नो में देना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? नो आई एम नॉट ए प्लेयर, आई एम नॉट ए प्लेयर, ठीक है ना। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट ए, सॉरी एम को बाहर लेना है, एम आई नॉट ए प्लेयर, एम आई नॉट ए प्लेयर। इसका मतलब हो गया क्या मैं खिलाड़ी नहीं हूं? मैं खिलाड़ी हूं, मैं खिलाड़ी नहीं हूं, क्या मैं खिलाड़ी हूं, क्या मैं खिलाड़ी नहीं हूं। इस प्रकार से आप चारों प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप, एक सेंटेंस के ऊपर हम और चर्चा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस में आपको और बना के बताता हूं कि किस प्रकार से आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए आप, एक वाक्य देखिए आप, मोहित नियमित रूप से विद्यालय जाता है। मोहित नियमित रूप से विद्यालय जाता है। मान लीजिए इस प्रकार का सेंटेंस आपके सामने पुटअप कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको ट्रांसलेट कीजिए आप इंग्लिश के अंदर, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है ना। देखो आप दोस्तों, किसी भी वाक्य की अंग्रेजी बनाने से पहले सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा ध्यान जाना चाहिए उसकी पहचान के ऊपर कि इसके अंदर पहचान कौन सी आ रही है। और पहचान देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे। देखिए आप, पीछे क्या लिखा हुआ है? जाता है, ताहे ती है। और ताहे ती का मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस तो नहीं है, देखना पड़ेगा आपको कि सिंपल सेंटेंस तो नहीं है। तो दोस्तों, सिंपल सेंटेंस की पहचान मैंने आपको क्या बताई थी कि उसके अंदर क्रिया नहीं होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जाना, इसमें जाना छिपा हुआ, जाना को क्या बोलते हैं? गो। इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये इंडेफिनिट वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इंडेफिनिट, ठीक है ना। देखिए आप, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम। पहले इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर इसका नेगेटिव, फिर इसका इंट्रोगेटिव और फिर इसका इंट्रोगेटिव प्लस
नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। देखिए आप इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का मतलब होता है डोर ऑफ द एक्शन, कार्य को करने वाला। कार्य कौन कर रहा है, नियमित रूप से विद्यालय कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, मोहित जा रहा है। नियमित रूप से विद्यालय कौन जाता है, मोहित जाता है। तो मोहित क्या हो गया इस वाक्य का, डोर ऑफ द एक्शन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए आप, इसके बाद बात करते हैं हम क्रिया की। देखो एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है। हिंदी में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसे राम पानी पीता है। ठीक है। और अंग्रेजी में क्या होता है, राम ड्रिंक्स वाटर। अगर दोनों लैंग्वेजेस को आप कंपेयर करते हैं तो आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। देखो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में सब्जेक्ट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर पानी, पानी को क्या लिखते हैं अपन, वाटर, और वाटर क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। राम पानी पीता है, और उसके बाद आती है फिर क्रिया, पीना। क्रिया लास्ट में आ रही है और ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। अंग्रेजी में क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्रिया आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, और फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट, हिंदी में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ रही है, क्रिया आ रही है। तो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ये एक बड़ा डिफरेंस है, इसका भी आप ध्यान रखें। बात समझ में आ गई होगी आपके। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है। हिंदी में वर्ब लास्ट में आती है, अंग्रेजी में वर्ब पहले आती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर मोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्रिया कौन सी हो गई, जाना, जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो। और गो क्रिया का बेस फॉर्म क्या होता है, गो होता है, फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। देखिए आप, विद्यालय यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। जरूरी नहीं कि हर वाक्य के अंदर एक ऑब्जेक्ट हो। बहुत सी बार जो वर्ड दिया होता है आपको वो एडवर्ब का काम करता है, एडवर्बियल फ्रेज का काम भी करता है। नियमित रूप से को बोलेंगे अपन रेगुलरली। रेगुलरली यहाँ पर एक एडवर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जा रहा है, कैसे जा रहा है, नियमित रूप से जाता है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है कौन, नियमित रूप से। ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। देखिए आप अंग्रेजी इसका ट्रांसलेशन, सॉरी सब्जेक्ट इस वाक्य का कौन सा है, मोहित। ये लिख दिया आपने, मोहित। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखी जाती है, वर्ब लिखी जाती है। तो वर्ब कौन सी हो गई सेंटेंस की, गो। कौन सी हो गई, गो, मतलब जाना। ठीक है ना। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल समझाया कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा नियम लागू होता है, ऐसे ईएस का कौन से वाक्यों में, एफर्मेटिव वाक्यों में। और आप जो सेंटेंस इस समय बना रहे हैं, उपरोक्त वाक्य एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो एफर्मेटिव वाक्य में आपको एस या ईएस का नियम लगाना है। देखिए आप, अब क्रिया आपके सामने कौन सी है, गो, और सब्जेक्ट कौन सा हो गया आपके पास, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना पड़ता है आपको, एस या ईएस लगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो मोहित के साथ क्या लग जाएगा, ईएस, मोहित गॉस। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एस कहाँ पे लगाते हैं और ईएस कहाँ पे लगाते हैं, शायद मैंने कल भी क्लियर किया था आपको। देखो बच्चों, जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर या तो एक्स हो, जेड हो, डबल जेड हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, अगर ऐसी कोई क्रिया होती है जिनका अंतिम अक्षर या अंतिम डबल अक्षर या अंतिम दो अक्षर इनमें से कुछ होता है, तो उनके साथ क्या लगता है, ईएस लगता है, जिसमें ओ भी शामिल है। ठीक है ना। और अगर इनके अलावा कोई वर्ड होता है, इनके अलावा कोई अक्षर होता है क्रिया का अंतिम अक्षर, तो फिर आपको केवल क्या लगाना होता है, एस लगाना होता है। देखिए आप, इस क्रिया के अंदर, गो क्रिया के अंदर अंतिम अक्षर कौन सा है, ओ, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा। अब आगे देखिए आप, मोहित गोस टू स्कूल, मोहित गोस टू स्कूल रेगुलरली। मोहित गोस टू स्कूल रेगुलरली, मोहित नियमित रूप से विद्यालय जाता है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका कौन सा, एफर्मेटिव। ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी होती है, डू और डस। देखो आप, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, डस का। तो मोहित डस, डस के साथ क्या लग जाएगा, नॉट, और फिर क्या जाएगा, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कौन सा रहेगा, गो। ठीक है ना। अब आपको एस या ईएस नहीं लगाना है, क्योंकि एस या ईएस केवल कहाँ पे लगाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस पे लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पे नहीं लगाते हैं। ठीक है ना। मोहित डज नॉट गो टू स्कूल, टू यहाँ पर एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है ना। और रेगुलरली का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका मतलब होता है नियमित रूप से। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया, मोहित डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, मोहित
नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि डज। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको बता दिया मैं तरीका पहले से, हेल्पिंग वर्ब को आपको बाहर निकालना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी इसके अंदर, डज। डज का डी कैपिटल आपको लिखना है, क्योंकि अंग्रेजी में कोई भी लाइन जो आप लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस जो आप लिखते हैं, उसके पहले शब्द का पहला लेटर, पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। डज मोहित गो टू स्कूल, बाकी सेंटेंस एज इट इज रह जाएगा, लास्ट में लगाना आपको इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है ना, ये सेंटेंस हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो डज मोहित नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी लास्ट में कौन सा मार्क लगाना आपको, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है। तो ये बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और वाक्य। ठीक है, ये इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य था। अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, या इसका एक सिंपल सेंटेंस बना करके भी देख सकते हो। जैसे मोहित अगर नियमित रूप से विद्यालय जाता है तो मोहित समय का पाबंद है, मोहित समय का पाबंद है, मोहित समय का क्या है, पाबंद है। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, बिकॉज इसमें मोहित के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जा रही है, केवल मोहित का वर्णन किया जा रहा है, मोहित के बारे में कुछ बताया जा रहा है, मोहित को मॉडिफाइड किया जा रहा है। ठीक है ना, देखिए आप, मोहित समय का पाबंद है तो इंग्लिश क्या बनेगी, मोहित। और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं अपन, बी क्रिया का। तो क्या बन जाएगा, मोहित इज पंक्चुअल ऑफ टाइम, मोहित इज पंक्चुअल ऑफ टाइम। ठीक है, ये एफर्मेटिव बन गया। अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, मोहित इज नॉट पंक्चुअल ऑफ टाइम, मोहित समय का पाबंद नहीं है। ठीक है ना, इसका इंट्रोगेटिव अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, इज मोहित पंक्चुअल ऑफ टाइम। ठीक है, इज मोहित नॉट पंक्चुअल ऑफ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप इसके चारों वाक्य बना सकते हैं। ये हो गए आपके इंडेफिनिट वाले सेंटेंस और ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, मैंने आपसे कहा था कि सेंटेंस के साथ साथ हम उनमें क्रियाओं का प्रयोग करना भी सीखेंगे, क्रियाओं का प्रयोग करना भी सीखेंगे। एक वाक्य के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं या आपके सामने एक प्रश्न पुटअप करना चाहता हूं कि ये क्या है। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, इसकी हिंदी क्या होगी कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अपनी नॉलेज में थोड़ा इंक्रीमेंट कीजिए, आप वृद्धि कीजिए। किसके माध्यम से, हम एक वर्ब वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है, ताही, तिये और ते हैं। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को आपको बनाना आता ही है। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, इसकी अंग्रेजी बिल्कुल सही बनाई आपने, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या उठता है, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सर यहाँ पर जो वॉन्ट क्रिया है और यहाँ पर जो टू प्ले क्रिया है, इन दोनों क्रियाओं में अंतर क्या है, क्या इस प्रकार से दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो ये कौन से फॉर्म्स में यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इन दो क्रियाओं के माध्यम से मैं आपको दो क्रियाओं के बारे में समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर वांट का रोल क्या है और यहाँ पर प्ले का रोल क्या है। देखिए दोस्तों, वर्ब नंबर फर्स्ट और वर्ब नंबर सेकंड, ठीक है ना। जो क्रिया सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, ध्यान समझना आप, जो क्रिया सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है या जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव होता है, सब्जेक्ट के किसके, सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट में नंबर हो सकता है, ठीक है, और सब्जेक्ट में पर्सन हो सकता है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, अंग्रेजी में पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसी प्रकार से नंबर्स अंग्रेजी में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर्स। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन में फेरबदल किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, तो क्रिया के ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है तो वो क्रिया कहलाती है फाइनिट वर्ब, वो क्रिया कहलाती है फाइनिट वर्ब, ठीक है। और जिस क्रिया के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, देखो अगली क्रिया आ रही है आपके पास टू प्ले, ये टू प्ले जो वर्ब सेकंड दी हुई यहाँ पर,
ये क्रिया का कौन सा रूप है? देखो आप, नियम ये कहता है, परिभाषा ये कहती है कि जिस क्रिया के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्रिया कहलाती है नॉन फाइनिट वर्ब। बट स्टूडेंट्स, आप क्यूरियस होंगे कि सर यहाँ पर प्रभाव पड़ना मतलब कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़कर के एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप, अगर हम सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर देते हैं, इस वाक्य को ध्यान से देखना आप, यहाँ पर आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को बदल दिया अपने थर्ड पर्सन में। कौन से पर्सन में? थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन आप जानते हैं, आप थर्ड पर्सन के रूप में ही भी बना सकते हो और शी भी बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आई को यहाँ पर हमने किस में चेंज कर दिया? ही के अंदर चेंज कर दिया। जैसे आपने आई को ही के अंदर चेंज किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में नियम लग जाता है कौन सा? एस या ईएस वाला। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है? एस लग जाता है। तो ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, ये वाक्य चेंज होकर के क्या बन जाएगा कि वो फुटबॉल खेलना चाहता है। ठीक है ना? अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों क्रियाओं में अंतर नजर आएगा। यहाँ पर टू प्ले, यहाँ भी टू प्ले। इस क्रिया के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, बट यहाँ पर की जो क्रिया वांट दी हुई है, जैसे आपने सब्जेक्ट का पर्सन चेंज किया, यहाँ पर क्रिया में चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है कि यहाँ पर क्रिया के साथ एस लग जाता है। तो ये जो क्रिया होती है ये कहलाती है फाइनेट, और ये जो क्रिया होती है वो कहलाती है नॉन फाइनेट। एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। जिस क्रिया के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़ता है, नंबर और पर्सन को चेंज करने से उसके अंदर अगर बदलाव आता है तो कहलाती है फाइनेट वर्ब, और जिस क्रिया के अंदर बदलाव नहीं आता है वो कहलाती है नॉन फाइनेट वर्ब। ठीक है ना? अब ये जो नॉन फाइनेट वाला चैप्टर है, कल इसको मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? ओके, थैंक्स। आज हम क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।